किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले फसल का चयन होता है। जैसे मैंने बताया कि जलवायु के आधार पे आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल की खेती कर सकते हैं। इसमें दो वर्गीकरण हैं, एक है सुगंधित फसल, एक है औषधीय फसलें। सुगंधित फसलों के लिए आपको मुख्य रूप से आश्वन संयंत्र की आवश्यकता होगी। इसके साथ मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार की अलग अलग मिट्टी है, उस आधार पर भी फसल को अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे काली मिट्टी है तो वहाँ पे आप सर्पगंधा, काल मेघ जैसे फसल ले सकते हैं। मटासी ज़मीन है जहाँ पे डोरसा मटासी ज़मीन है, वहाँ पे लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामोरोजा, खस जैसे फसल की खेती कर सकते हैं। इसी तरह छायादार क्षेत्र है जहाँ पे 20% से अधिक छायादार क्षेत्र है, वहाँ पे भी कुछ फसलें ऐसे हैं जिसको हम लगा सकते हैं, जिसको हम जैसे पचौली है, काल मेघ है, सर्पगंधा है, ये फसलें हम छायादार क्षेत्रों में भी की खेती कर सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, पौष्टिकता से भरपूर आलू बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पोषण प्रदान करता है। साथ ही यह हर वर्ग की पसंद भी है। आलू की अच्छी फसल लेने के लिए शरद ऋतु में आलू लगाया जाना चाहिए, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। साथ ही यदि उन्नत तकनीक अपनाई जाए तो आलू की फसल अच्छी हो सकती है। तो साथियों, क्या है ये उन्नत तकनीक और रबी के मौसम में आलू की फसल लेने के लिए क्या क्या सावधानी रखें, किस तरह से लगाएं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रवीण शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप आलू की खेती कर रहे हैं और आपकी कुछ समस्याएं हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर शर्मा, हमारे जो किसान भाई आलू की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कैसी जलवायु हो और कैसी मिट्टी हो, कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है आलू। जैसे कि किसान भाई जानते हैं, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। यहाँ की जो जलवायु है लगभग सभी फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है जी। जहाँ तक आलू का बात है, आलू हम यहाँ लगभग सभी क्षेत्र में लगा सकते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो या सरगुजा का पठारी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या बस्तर का पठारी क्षेत्र, सभी क्षेत्र में हम आलू की खेती कर सकते हैं। और यहाँ की जहाँ तक के मौसम की बात है तो रबी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहता है। शीत ऋतु की चूँकि ये फसल है तो रबी के मौसम में ली जाती है। फिर भी कुछ क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे कुछ विशेष क्षेत्र भी है जहाँ पे हम खरीफ के मौसम में भी आलू की खेती करते हैं। अच्छा। जैसे कि मैन पार्ट का एरिया है, सामरी पार्ट है, ये जो एरिया है जो हमारे यहाँ के हिली एरियाज हैं, यहाँ पे हम खरीफ के मौसम में भी बड़ी आसानी से आलू की खेती करते हैं। जी जी।
डॉक्टर साहब, आलू है 2 पर्पज़ से लगाया जाता है, कुछ लोग सब्जी के पर्पज़ से लगाते हैं और कुछ जो है चिप्स के लिए आलू लगाते हैं। तो क्या जैसे अलग अलग पर्पज़ से लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से इसकी किस्में भी भिन्न भिन्न लगानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आलू की फसल में यह विशेष बात है, हमेशा ध्यान रखनी चाहिए किसान भाई। सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, नमस्ते जी मैडम। जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं नवीन कुमार निषाद, ग्राम तेनुमारा, मंगलौर जिला धनबाद। जी निषाद जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? तेनुमारा, मंगलौर जिला धनबाद। जी निषाद जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? शर्मा साहब से पूछना है कि आलू जी, अपना प्रश्न दोहराइए। उन्नत किस्म जानना चाहते हैं सर, ये आलू की उन्नत किस्म जानना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, आलू की उन्नत किस्म के बारे में किसान भाई भी जानना चाहते हैं। तो जहाँ तक उन्नत किस्मों की बात है, मुख्य तौर पे हम 2 प्रकार से आलू लगाते हैं। जैसे कि आप चर्चा कर ही रही थी कि एक तो या तो हम टेबल पर्पस बोलते हैं, जिसको सामान्य सब्जियों के लिए उपयोग करते हैं, या चिप्स के उपयोग के लिए। तो टेबल पर्पस के लिए जब हम आलू का चुनाव करते हैं तो जो प्रमुख किस्में जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अच्छे से जिसकी उपज होती है, जैसे कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, कुफरी सूर्या है, ये अच्छी किस्में हैं। इसके अलावा नवीन कुछ किस्में भी हैं, कुफरी लीमा है, और कुछ रंगीन आलू की किस्म, मतलब जो पर्पल कलर की जो आलू होते हैं, उसकी भी एक नई किस्म आई है जो फोर्टिफाइड आलू है, जिसमें कि एंथ्रोसाइनिन और पिगमेंटेशन की ज़्यादा रहती है और वो बैगनी कलर का आलू होता है। अच्छा। तो उस आलू की भी खेती कर सकते हैं। कुफरी नीलकंठ के नाम से वह किस्म उपलब्ध है, इस किस्म का उपयोग कर सकते हैं। और अगर किसान भाई, अगर हम आलू की खेती कर रहे हैं चिप्स या फिर फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, तो फिर किस्म कुछ दूसरे हो जाते हैं। इसके लिए हम कुफरी चिप्स होना 1, कुफरी चिप्स होना 2, कुफरी चिप्स होना 3, इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। कुफरी फ्राइस होना, कुफरी फ्रायोम, और ये प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा एक विशेष किस्म और भी अपने उपयोग कर सकते हैं, कुफरी सूर्या है। जैसे ये डुअल पर्पस वैरायटी बोलते हैं। थोड़ा सा अगर हमको सामान्य प्रोसेसिंग करना है तो उसके लिए भी उपयोग में आ जाएगी और टेबल पर्पस के लिए भी उपयोग आएगी। अच्छा। तो इन किस्मों का चुनाव करें। साथ ही साथ किसान भाई अगर चाहें तो हम क्या है, आलू की खेती में एक विशेष हमारे पास सुविधा है कि ये 60 दिन में भी तैयार हो जाती है, 75 दिन में भी तैयार हो जाती है। मतलब 60 दिन से लेकर 90 दिन की अवधि में हम आसानी से आलू की खेती कर सकते हैं। प्रमुख तौर पर जैसे किसान भाई का उद्देश्य है हम भाई किसी तरह से अधिक से अधिक लाभ अर्जन करना, तो अपनी मार्केट की उपलब्धता के आधार पर वह किस्मों सर एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं शिरोमन हूं, बेलतर भुवन राय जांगड़े बोलो। जी जांगड़े जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मोर प्रश्न है डॉक्टर साहब से कि आलू के खेती कौन महीना में करना चाहिए, भूमि की तैयारी कैसे करे जाए? बहुत अच्छा जब हम अभी आलू लगाना चाहते हैं तो पीछे थोड़े हो गए, समय कर जानकारी है ना जी। जी सर बताइए। हाँ, जैसे हमारे किसान भाई की ये इस बारे में जानकारी चाहते हैं कि कैसे भूमि की तैयारी कैसे कर लें, और समय बड़ा बहुमूल्य है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कि उपयुक्त समय क्या है। तो हमारे यहाँ जो उपयुक्त समय है, नवंबर के प्रथम द्वितीय सप्ताह तक अच्छा समय होता है। लेकिन अभी भी आलू आप अगर तुरंत लगा दें 1-2 दिन में तो बहुत विलम्ब नहीं हुआ है, तो अभी तुरंत लगा सकते हैं। आलू के बीज उपलब्ध हैं तो तुरंत भी आप लगा सकते हैं। जहाँ तक भूमि की तैयारी का बात है, तो जितनी भी कंदी वर्गीय सब्जियां होती हैं, एक विशेष बात है किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा मिट्टी भुरभुरी और गहरी तैयार होनी चाहिए। गहरी मतलब मिट्टी कम से कम 1 से 1.5 फीट गहरी भुरभुरी होनी चाहिए। तो इसको जैसे तैयार करना जब शुरू करते हैं, तो जैसे धान के बाद अगर ले रहे हैं या सब्जी के बाद ले रहे हैं, जैसा भी ले रहे हैं, एमबी प्लाउ से पहले गहरी जुताई कर लें, उसमें ढेले निकल जाएंगे। फिर उसके बाद डिस्क चला के, फिर कल्टीवेटर चला के और रोटावेटर चला के उसको भुरभुरा कर लें। और ये अगर ट्रैक्टर से उपलब्ध अपने पास सामग्री है तो उस तरह से कर सकते हैं, और अगर छोटे हल से के द्वारा करना है तो उसको पाल्टा चला के भुरभुरा कर लें। और उसके बाद फिर रीजर चला के या फावड़े से, अगर हाथ से छोटे अगर स्थान पे खेती कर रहे हैं किसान भाई का छोटा सा क्षेत्र है, तो फावड़े से तैयार कर सकते हैं, हल के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। रीजेस बना लें और ये सामान्य तौर पे 2 फीट की दूरी पे बनाएं, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे मेड़ बना ले, रीजस बना ले। ट्रैक्टर आधारित उपकरण की सहायता से भी कर सकते हैं, जिसको अपन रीजर बोलते हैं, रीजर से कर लें, या फिर जो भी आपके पास हाथ से बना ले, जैसे रीजस बना के फिर उसके बाद उसके ऊपर
आलू लगाएं। जी, तो आलू की जो किस्म अभी चर्चा कर रहे थे उन किस्मों का चुनाव कर लें और लगाने के पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बीज को हमेशा उपचारित करके ही लगाएं। अच्छा। और उपयुक्त किस्म का चुनाव करने के उपरांत उपयुक्त स्रोत से भी बीज प्राप्त करें। क्योंकि आलू के फसल में जो आपकी 50% भागीदारी इस तौर पे सुनिश्चित हो जाती है कि आप आलू के किस किस्म का कैसा बीज प्राप्त किए हैं। बीज अगर अच्छी है, अच्छे से आपने किस्म का चुनाव किया तो 50% आपकी क्रॉप अच्छी हो गई। और अगर ये नहीं किया तो उसका उल्टा भी हो सकता है। तो उचित किस्म का चुनाव करने के उपरांत बीज को अच्छे स्रोत से ही प्राप्त करें। मैं बार बार इस चीज पे इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आलू की बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं और उसकी जो गुणवत्ता होती है, साथ ही साथ उसकी उत्पादन क्षमता होती है, ये उस बीज पे ही निर्भर करता है। और आलू के केस में ये बात और बड़ी हो जाती है इसलिए क्योंकि इसकी लागत भी बहुत ज्यादा रहती है। आलू के बीज मतलब हम जो कंद खाने के लिए प्रयोग करते हैं उसी तरह का रहता है, लेकिन वो कंद नहीं रहता है। उसको बहुत ही विशेष परिस्थितियों में तैयार किया जाता है ताकि उसमें रोग के कण बिल्कुल ना पहुंच पाए किसान तक के। तो उन बीजों का चुनाव करें और उसके उपरांत लगाएं। तो ये आपने किस्म चुनाव कर लिया, खेत तैयार कर लिया, तो अब इसके बाद हम बीज को उपचारित जरूर करें। तो बीज उपचार के लिए जैसे किसान भाई जानते ही हैं कि बीज का उपचार बड़ा आवश्यक होता है। तो कवकनाशी जैसे कि कॉपर, जैसे कि M45 या मैनकोजेब है या फिर कार्बेंडाजिम है, इस कवकनाशियों का चुनाव करें। और अगर मैनकोजेब से कर रहे हैं तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर, और अगर आप कार्बेंडाजिम से कर रहे हैं तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल बना लें। घोल बड़े कंटेनर बनाए जिसमें कम से कम 40 लीटर 50 लीटर पानी आ जाए और उसमें फिर बीज को डाल दें। बीज यानी कि जो कंदी बीज है हमारे। और कंदी बीज को डाल के 10 मिनट कम से कम उसमें छोड़ दें। उसके उपरांत उस बीज को निकाल के कंद को छायादार स्थान पे थोड़ा फैला दें, थोड़ा सा हवा लग जाने दीजिए, सूख जाएगा। फिर खेत में हम जो मेड़ बनाए थे उसके ऊपर फिर से हल्की सी कुदाल से धार बना के उसके ऊपर उसको हमको आलू को लगाना है। और सर इसको लगाने की सही विधि क्या है? किस तरह से बोया जाए, कितनी दूरी रखी जाए? जी, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि आलू के बीज का तो हमने चुनाव कर लिया, लगाने का तरीका सीख लिया। एक विशेष बात और हमेशा ध्यान रखें, आलू का बीज का हम संग्रहण करते हैं कोल्ड स्टोर में। तो ये बहुत निम्न तापमान पे संग्रहित रहता है। तो कभी भी किसान भाई सीधे उसको निकाल के खेत में ना लगाएं। पहले उसको अंकुरित करना आवश्यक होता है। तो इसको अंकुरित करने के लिए क्या करना है, कोई भी सीमेंट का फ्लोर या सीमेंट का फ्लोर नहीं है तो त्रिपाल वगैरह बिछा के या प्लास्टिक के कंटेनर्स में या बोरियों को नीचे बिछा के किसी भी चीज में 1 से 2 आलूओं की तह बना के इसको बिखरा लें और उसके बाद उसको ढक भी सकते हैं अगर ठंड ज्यादा है तो। और सामान्य तौर पे जब 20 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास तापमान रहता है तो इसमें अंकुरण करीब 5 से 6 दिन में अंकुरण आ जाता है। अंकुरण आ जाएगा मतलब कई बार आप देखते हैं जैसे आलू लेते हैं खासतौर के ठंडी की ऋतु में तो उसमें थोड़ा सा अंकुर भी निकला रहता है। उस तरह से उसकी आंखें फूट गई रहती हैं, अंकुरण बाहर निकल गया रहता है। इस तरह से जब आलू तैयार हो जाए फिर उसको उपचारित करके हमको खेत में लगाना है। जहां तक दूरी की बात है तो 60 सेंटीमीटर में हमने रीजेस तो बना लिए हैं। अब इसमें सामान्य तौर पे जो हमारा उपयुक्त आकार का आलू रहता है, उपयुक्त आकार का आलू किसको कहते हैं, जो करीब 40 से 50 ग्राम का हो। अगर बड़े आलू हैं तो दूरियों को बढ़ा देते हैं और छोटे आलू हैं तो कम कर देते हैं। सामान्य तौर पे उपयुक्त आलू हम उसी को मानते हैं जो 40 से 50 ग्राम का रहे। उस आलू को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आप लगा दें और उसके बाद मांदे को वापस ढक दें। और फिर उसके बाद जब पूरा आपका आलू लग जाए तो किसान भाइयों अब पानी लगाने की बारी आती है। तो पानी हमेशा ध्यान रखें कि 3/4 पानी लगाएं, पूरा ऊपर तक के कभी भी पानी ना भरें। क्योंकि उससे आलू में सड़न आने की समस्या आ जाती है। तो 3/4 पानी भरें और पानी लगाएं। करीब 2 से 3 दिन में फिर उसमें अंकुरण या पौधा बाहर आना प्रारंभ हो जाता है। जी सर, जल प्रबंधन के साथ ही साथ एक खाद प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। कब, किस समय और कितनी खाद डालनी चाहिए खेतों में? किसान भाइयों खाद का बड़ा महत्व है इसमें आलू की खेती में, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ती है। मतलब बहुत कम फसलें होती हैं जो 60 से 90 दिन में हमको फसल दे देती है और भरपूर उत्पादन भी देती है। ये मतलब बहुत तेजी से इसमें बल्किंग होता है, बहुत तेजी से आलू अपना आकार को बढ़ाता है। तो इसको खाद की भी आवश्यकता होती है। तो प्रारंभ में तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो FYM या फिर जो कंपोस्ट खाद है वो समुचित मात्रा में कम से कम 300 से 400 टन अपने को प्रति हेक्टेयर
इसको प्रदान करना है। अब ये हमेशा ध्यान रखें कि जो अपने गोबर कंपोस्ट खाद है वो हमेशा अच्छी से सड़ी हुई होनी चाहिए। अच्छी सड़ी हुई का कैसे पहचान रहता है किसान भाइयों, कि जब भी आप उसको हाथ में मुट्ठी बनाए तो वो हाथ में आपके नहीं चिपकेगा। अच्छा। दूसरा, उसमें किसी भी तरह की कोई गंध नहीं रहेगी, गंध रहित रहेगी, चिपचिपाहट रहित रहेगी। अच्छा। मतलब ये खाद आपकी तैयार है। मैं इस चीज को इतना महत्वपूर्ण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर खाद आपकी प्रॉपर तैयार नहीं है और आप अगर खेत में डालते हैं तो दीमक की समस्या आएगी। अच्छा। और या दूसरे उसमें कीड़े मकोड़े या जीवाणु का खेत में पहुंचेगा और उसमें बाद में उसमें फिर जब उसमें खाद जब तैयार होगी खेत में पहुंचने के बाद, तो जो आप रासायनिक खाद दे रहे हैं उसकी उपलब्धता भी फसलों को कम हो जाएगी। अच्छा। तो इसीलिए सड़ी हुई खाद हमेशा आखिरी जुताई के समय खेत में मिला दें। अच्छा। रिजर चलाने के पहले आखिरी जुताई के समय खेत में मिला दें और उसके बाद फिर खेत को तैयार कर लें। अब बात आती है रासायनिक खाद की। तो जहां तक रासायनिक खाद की बात है, तो जो सामान्य तौर पर 150 किलो हमको नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश, इतना हमको 1 हेक्टेयर में लगने वाला है। इसमें से जो नत्रजन की मात्रा है, इसको आधी मात्रा हमको खेत में कब देना है, लगाने के समय मेड़ों के बाजू से हमको दे दें और मिट्टी जो चढ़ाएंगे तो वो पौधे के ऊपर खाद आ जाएगा, है ना। अब क्या, जो बची हुई मात्रा है, जो आधी मात्रा हमने बचा ली है, शुरू में नहीं डाली है, इसको हम जब मिट्टी चढ़ाएंगे, ये करीब 25 से 30 दिन के बाद हम मिट्टी चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, उस दौरान इसको खाद को देके मिट्टी को चढ़ा दें तो ये पौधे को प्राप्त हो जाएगा। जी जी सर, जिन किसान भाइयों ने आलू लगा लिया है नवंबर के पहले सप्ताह में, वो उन किसान भाइयों को इस समय क्या शस्त्र करना चाहिए? अभी देखिए, अभी जिन किसान भाइयों ने करीब नवंबर के माह में लगा लिया है, उसमें 10 से 15 दिन का पौधा करीब तैयार हो गया होगा। तो सबसे प्रथम तो भाई उसमें रेगुलर आप देखते रहिए कि कीड़े मकोड़े का आक्रमण तो नहीं हुआ है, किसी तरह से बीमारियां तो नहीं आ रही हैं। आने से उसका नियंत्रण आवश्यक हो जाता है, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया पानी। मतलब आलू की खेती हमेशा ये करते हैं कि हल्की मिट्टी पे करनी चाहिए। और हल्की मिट्टी की एक खासियत है कि वो भुरभुरी होती है, दूसरा एक ये भी है कि उसमें पानी ज्यादा टिकता नहीं है। तो आप ये हमेशा देखते रहें कि पानी की कमी तो नहीं हो रही है। 3 से 4 दिन के अंतराल में एक बार ऑब्जर्वेशन जरूर ले लें, और पानी की कमी हो तो तुरंत पानी लगाएं। अगर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से लगा हुआ तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अपने को बहाव विधि से सिंचाई करनी है तो पानी दे, और हमेशा 3/4 पानी लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखें। जी। और दूसरी बात है कि 15 से 20 दिन के बाद खरपतवार आना शुरू हो जाता है, तो उसकी एक बार निंदाई कर दें। और अगर आपने अभी जस्ट लगाया है तो उसमें रासायनिक खरपतवार नाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग कर लें। जी सर, आलू की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं और उनसे हमारे किसान भाई किस तरह से अपनी फसल को बचाएंगे? हाँ, देखिए, रोग, जहाँ तक आलू के फसल में रोग और कीड़े मकोड़े की बात है तो ये बड़ी समस्या आती है, क्योंकि ये फसल बड़ा सेंसिटिव रहता है। और खास करके जो रस चूषक कीट हैं, जैसे कि एफिड हैं, जैसिड हैं, इनका आक्रमण बहुत ज्यादा होता है। तो इससे हमेशा ध्यान रखें। इसके लिए जो हम क्या कहते हैं कि आजकल दवाइयों का भी प्रयोग कम से कम करें। तो क्या करें इसके लिए किसान भाई? इसके लिए क्या करें, एक अपना पीला चिपकने वाला ट्रैप होता है। ये येलो स्टिकी ट्रैप अंग्रेजी में बोलते हैं, सामान्य हिंदी में अपन बोलेंगे पीला चिपकने वाला ट्रैप। तो इसको आप खेत में लगा लें और इसमें आप देखते रहें कि कब काले कीड़े उड़ने वाले जो एफिड्स होते हैं वो आने शुरू हो रहे हैं। क्योंकि पहले जब कीड़ों का आक्रमण होता है तो पहले विंग फॉर्म आते हैं, पहले पंख वाले कीड़े आके उसमें चिपकते हैं। तो इससे किसान भाई को ये फायदा होगा कि उसको एक तो पता लग जाएगा कीड़े आ रहे हैं, दूसरा आपको शेड्यूल में इंसेक्टिसाइड प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो पैसे की भी बचत होगी, और दूसरा पर्यावरण को नुकसान कम होगा। खाद्य में किसी भी तरह से जो हम बोलते हैं कीटनाशकों का दुष्प्रभाव वो भी नहीं पहुंचेगा। तो हमेशा इस तरह से ट्रैप लगा के इसको मॉनिटरिंग करते रहें, देखते रहें कि कीड़ा आ गया है क्या, कीड़ा आ गया है तदुपरांत ही स्प्रे करें, नहीं आया है तो हमको कोई आवश्यकता। कई बार क्या होता है, कई बार हम लोगों ने देखा कई सालों में ऐसा होता है कि 2-3 महीने ऐसे निकल जाते हैं जब आक्रमण नहीं होता, कई बार शुरू में ही आ जाता है। तो ये ट्रैप आप लगा लें। दूसरा एक चीज ध्यान हमेशा रखें कि बीज का जो चुनाव किए हैं, वो मैं शुरू में भी आपको बोला था कि हमेशा उसको किसी भी प्रमाणित स्रोत से प्राप्त करें, क्योंकि कुछ जो बीमारियां होती है जैसे बैक्टीरियल विल्ट है ना, और दूसरी वायरस जनित बीमारियां, जैसे मोज़ैक है, लीफ की कर्लिंग है, ये बीमारियां हैं, ये कंधों से कंधों में ट्रांसफर होता है। मतलब अगर पिछले जो फसल थी वो जहाँ पे लगा हुआ था, अगर उस दौरान उस फसल में वह बीमारियां थी तो वह
100% अभी आपके कंद के माध्यम से फिर से आपके खेत में पहुंच जाएगी। अच्छा। और फिर उसको आप नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी। सर एक और होता है कि जो अपने आलू होते हैं बार हरे हरे निकल जाते हैं, जिनकी कीमत किसान भाइयों को अच्छे से नहीं मिलती है, तो ये आलू हरे क्यों हो जाते हैं? हाँ, जैसे कि किसान भाइयों देखते हैं कई बार अपने आलू हरे हरे हो जाते हैं। ये मुख्य तौर पे आप देखेंगे तो ये जो आलू का हरा होने का कारण है, ये हम जो मिट्टी चढ़ाने की बात कर रहे थे अभी, करीब 30 से 35 दिन के उपरांत हमको मिट्टी चढ़ानी है। ये अगर कोई आलू जैसे खुले रह गए, उसमें मिट्टी नहीं है उसके ऊपर, सूर्य का सीधे प्रकाश पड़ने से आलू में हरा रंग का विकास हो जाता है। और न सिर्फ ये हरा रंग का विकास होता है, ये जो हरा रंग है ये खाने में भी हमको नुकसान करता है, तो खाने योग्य भी नहीं रहता। और किसान भाइयों को मार्केट में बेचना है, व्यापारी को बेचना है, तो उसके लिए भी ये कोई भी इसको पसंद नहीं करता लेने के लिए। तो इसलिए हमेशा ये हमको ध्यान रखना है कि मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया 30 दिन के आसपास हमको मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया कर लेनी है। और अगर बहाव विधि से आप पानी लगा रहे हैं तो हो सकता है 60 दिन के आसपास आपको कुछ आलू बाहर दिखने लगे, तो उस समय आप फिर से आलूओं को ढक दें मिट्टी से। जी। सर कभी कभी ये होता है कि आलू ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं पर अंदर काटने पर काले निकल जाते हैं, तो ये कौन सा रोग है या किस तरह से इससे बचा जा सकता है? हाँ, ये जैसे ये ना मुख्य तौर पे संग्रहित आलूओं में होता है। जब आलू जब संग्रहण किया जाता है कोल्ड स्टोरेज में, तो उस समय उचित तापमान और वायु के निर्गमन की उचित सुविधा न होने से आलू के अंदर कालापन डेवलप हो जाता है। तो ये संग्रहित आलूओं में मुख्य समस्या आती है। सामान्य तौर पे फील्ड पे ऐसा नहीं होता है, तो ये संग्रहण के दौरान की समस्याएं हैं। जी सर, कभी कभी ये भी होता है कि जो नए आलू होते हैं उसमें छिलका अच्छे से नहीं बन पाया होता है, जिससे संग्रहण की दिक्कत आती है और उसकी कीमत अच्छी नहीं मिलती है किसान भाइयों को। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आलू के खेती में महत्वपूर्ण बात है कि जब सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्ते। जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सुरेश कुमार साहू बोल रहा हूँ, रानीगांव नगरी से। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? धान काटने के बाद आलू लगाना, जी जमीन की तैयारी किस प्रकार से करें और कौन सी जमीन में लगा सकते हैं? जी सर, एक जी सर, जमीन की तैयारी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि किसान भाइयों से अभी हमने चर्चा की ही थी जमीन की तैयारी के बारे में, फिर से एक चीज और इनकी जैसे दुविधा है कि किस तरह की जमीन उपयुक्त होती है। तो ये जहां तक हम देखें, हल्की मिट्टी जो होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है ना। अब हल्की मिट्टी डोरसा हो सकता है, मटासी हो सकती है मिट्टी हमारे यहाँ जो रहती है। कुछ हिस्सों में कछारी मिट्टी भी है, तो कछारी मिट्टी भी उपयुक्त है, वो तो सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब हल्की मिट्टी होना चाहिए, वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। दूसरा एक चीज ध्यान रखें कि जो मिट्टी में समुचित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हो। समुचित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ इसलिए क्योंकि उससे कठोर नहीं होती मिट्टी। और दूसरा जो खाद उर्वरक हम प्रदान करते हैं वो पौधों को बहुत आसानी से अच्छी मात्रा में सुगमता से उपलब्ध हो पाता है। तो समुचित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हो। और जैसे हमारे किसान भाई बोल रहे थे कि धान के उपरांत लगाने की वो तैयारी कर रहे हैं, तो धान के उपरांत तैयारी करेंगे तो हमेशा किसान भाई ये ध्यान रखें, क्योंकि धान की खेती करते समय हम मिट्टी को काफी कठोर कर लेते हैं, तो एमबी प्लाउ चला के उसको डीप प्लाइंग जरूर कर लें, क्योंकि मिट्टी काफी कड़ी होती है। मिट्टी को तैयार कर लें। और दूसरा, उसमें गोबर की खाद समुचित मात्रा में जरूर प्रदान करें, क्योंकि जो पहले वाली जो अन्न वाली फसल है उसमें समुचित मात्रा में हम खाद्य पदार्थ मतलब कार्बनिक पदार्थ हम प्रदान नहीं करते हैं। तो ये अपन उपयोग कर लें। और मिट्टी को तैयार करके किस्मों के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, कुफरी सूर्या है, कुफरी लीमा है। और अगर प्रोसेसिंग के लिए लेना है तो चिप्सोना है, चिप्सोना 1, 2, 3, कुफरी चिप्सोना 1, 2, 3। फिर कुफरी फ्राइसोना है, कुफरी फ्रायोम है। ये कोई भी किस्म आप लगा सकते हैं। ये सभी किस्म हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। जी सर, हम चर्चा कर रहे थे कि जब छिलका अच्छे से नहीं बन पाता है और संग्रहण में दिक्कत होती है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, जैसे कि आलू की खेती में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आलू की खेती की जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जब आलू के कंदों को निकालना प्रारंभ करते हैं, तो सामान्य तौर पे अगर भारी मिट्टी है तो 8 से 9 दिन
करीब पहले, और हल्की मिट्टी है तो करीब सप्ताह भर पहले हम पानी रोक देते हैं पहला तो। और दूसरा ऊपर के जो हिस्से रहता है, ऊपर का जो हरा पौधा रहता है जिसको हाल्म बोलते हैं, उसको काट के छोड़ देते हैं। अच्छा। ऐसा करने से आलू जो नीचे मिट्टी के अंदर आलू है उसके ऊपर छिलका जो बन जाता है वो कड़ा छिलका बन जाता है। अच्छा। और ये इस तरह से छिलका बन जाने से किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखें कि ये जो तैयार हो जाता है छिलका, ये दो प्रकार से हमारी सहायता करता है। एक तो हम अगर दूर के मार्केट में इसको भेजना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधाजनक हो जाता है। दूसरा, अगर हम आलू को, कंदों को हम बीज के लिए संग्रहित करना चाह रहे हैं तो वो भी वह बहुत अच्छा रहता है। ग्राहकों की मांग के हिसाब से वो भी अच्छा रहता है। लेकिन चूंकि ये कैश क्रॉप है तो बाजार के डिमांड के अनुसार भी हम जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं। जी। डॉक्टर प्रवीण शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार। कोरोना